नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हमारे YouTube चैनल साइंस वाटिका रेलवे पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल साइंस वाटिका रेलवे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो आज हम लोग पॉलिटी के एक सेकेंड लेक्चर संविधान सभा की कार्यविधि पर चर्चा करेंगे और आज हम लोग जानेंगे कि संविधान सभा के द्वारा जो कार्य किए गए हैं किन प्रोसेसों से वो संपन्न हुए हैं। आज हम लोग बहुत सारी नई बातों को जानेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसमें किसी भी कंटेंट की कोई भी कमी नहीं होगी, क्योंकि हम NCERT, लुसेंट और दृष्टि तीनों का जो निचोड़ होता है उसी को हम इस वीडियो में समाहित किए हुए हैं। और मैं खुद भी इसी नोट्स से तैयारी करता हूँ और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि मैं अगले एग्जाम में सफल हो पाऊँगा। तो आप मेरे साथ अवश्य पढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। तो आज जो हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की कार्यविधि। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, इस बातों को जाना था, समझा था। तो आज हम लोग उसकी कार्यविधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है प्रथम बैठक। यहाँ पर जितने पॉइंट लिखे गए हैं ये सभी पॉइंट किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए पूछे जाने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो प्रथम पॉइंट है प्रथम बैठक। प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न होती है। और कहाँ पर होती है? नई दिल्ली, हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली। वहाँ पर एक चैम्बर है, काउंसिल चैम्बर। काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की प्रथम बैठक संपन्न हुई थी। नेक्स्ट है, उसी दिन 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष। और प्रथम दिन ही मुस्लिम लीग जो एक पार्टी के रूप में थे, उन्होंने इस चीज का बहिष्कार किया। किसका? संविधान सभा के प्रथम बैठक का। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 1946। अगली बैठक जो होती है 11 दिसंबर 1946 को होती है। उसमें जो है पहले बैठक में अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और दूसरे बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। तो क्वेश्चन आता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी दिन उपाध्यक्ष भी चुना जाता है, संविधान सभा का उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। ये कौन है? HC मुखर्जी। और उसी दिन 11 दिसंबर 1946 को ही सलाहकार, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव। BN राव। अगर आप लोग BN का अर्थ नहीं समझ रहे तो आप गूगल सर्च करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए BN राव का पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट जो बैठक होता है 13 दिसंबर 1946 को। कब होता है? 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन कुछ खास ही चीज ही पेश किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत। अभी हम लोग जो प्रस्तावना पढ़ते हैं, पहला जो सेंटेंस है, हम भारत के लोग, ये जो हम लोगों ने क्लास में अपने प्रारंभिक शिक्षा में जहाँ पर पढ़ाई करते थे, वहाँ पर हम लोग सुबह जो प्रार्थना के साथ साथ ये प्रस्तावना पढ़ाया जाता था। और इसमें था क्या? इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन जब हो रहे थे, यानी कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, उस समय जो प्रमुख मुद्दे उभर कर सामने आ रहे थे, उसी का ये सारांश था कि हम लोगों को जो आज़ादी चाहिए, उस आज़ादी में क्या क्या चाहिए, भारत का जो निर्माण होगा वो कैसा होगा, इन सभी मुद्दों को लेकर के एक सारांश प्रस्तुत किया गया था। उसी को उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना गया या जाना जाता है। अभी भी प्रस्तावना है ना हमारे देश में। तो संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं मूल दर्शन की स्पष्ट झलक, यानी कि अगर आपको भारत का संविधान को परखना है, जांचना है, समझना है कि भारत का संविधान कैसा है, तो उसका आईना जो है प्रस्तावना है। मतलब आईना क्या बोले, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। भारतीय संविधान का आईना, भारतीय संविधान का आईना। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, संविधान तो बहुत बड़ी पुस्तक है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का। तो उसको अगर आप
पढ़ तो पाइएगा नहीं, इसलिए अगर आपको समझना है कम समय में तो आप उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ करके समझ सकते हैं कि उनके भीतर कितनी चीज़ों को समाहित किया गया है। तो इसमें जो था मुख्य रूप से अल्पसंख्यक या तो और बहुत सारी जो समस्याएं थी उनको सामने रखने के लिए संविधान में उसको जगह दिया गया, ताकि बाद में उस चीज़ों को पूरा किया जा सके। जैसे कि अल्पसंख्यक थे, पिछड़ी जाति थे, जनजाति थे, उन सभी के लिए कुछ विशेष प्रावधान का भी एक फ्यूचर में प्रावधान करने का एक सपना देखा गया था। तभी जाकर के उन लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना साथ दिया था, योगदान दिया था, कितनों ने बलिदान दिया था। इसलिए इस तरह का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना बहुत ही आवश्यक था, ताकि हमारा जो संविधान हो उसमें सभी वर्ग के लोगों को समानता सुनिश्चित किया जा सके और सामाजिक, आर्थिक सब तरह का विकास उसको मिल सके। तो ये जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 22 दिसंबर 1947 को, कब? 22 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा इसको स्वीकृत भी किया गया, स्वीकार भी किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत, जिसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं? उद्देशिका या प्रस्तावना। नेक्स्ट है, कुछ पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुल बैठक, संविधान सभा की कुल बैठक कितना हुआ है? 11 बार बैठक हुई है संविधान सभा की। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। सभी सदस्य एक जगह जमा होते थे, उस बहुत सारे मुद्दों को उसमें उठाया जाता था, उसका चुनाव करवाया जाता था, तब जाकर के वो संविधान में कुछ न कुछ जगह पाता था, वो कोई जो भी मुद्दा हो। उसमें कुल समय कितना लगा था संविधान बनाने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये तो बच्चे जानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और लगभग 60 देशों का, कितना? 60 देशों का संविधानों का अध्ययन किया गया था हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए। और प्रारूप पर, कैसा संविधान का प्रारूप होगा, ढांचा होगा, इसके लिए 114 दिन तक विचार या बहस हुआ था। बुक में बहस भी देखने को मिलता है, लेकिन हम वहाँ पर एक अच्छा शब्द दिए हैं, विचार। यानी कि 114 दिनों तक विचार किया गया कि भारत के संविधान का प्रारूप कैसा होगा। नेक्स्ट है 22 जुलाई 1947, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है 22 जुलाई 1947। इसी दिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है मई 1949, जब भारत आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, तो तब जाकर के मई 1949 में राष्ट्रमंडल, ये क्या होता है? यह एक संगठन है जो कि स्वतंत्र देश के रूप में सामने आते हैं उभर कर, या स्वतंत्र शासन जिनके पास होता है उनको राष्ट्रमंडल में सदस्यता मिलती है। तो भारत को मई 1949 में राष्ट्रमंडल में सदस्यता मिलती है, यानी कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व में अब जाना जाने लगा। नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन हमारा राष्ट्रगान, जनगण मन, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, इन दोनों को भी अपनाया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा राष्ट्रगान की रचयिता कौन है और राष्ट्रगीत की रचयिता कौन है। साथ ही साथ राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लिया जाता है और राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लिया जाता है। और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव होता है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही साथ ये जो प्रथम बैठक 1946 के 9 दिसंबर से शुरू होती है और अंतिम बैठक जो है कब होता है? 24 जनवरी 1950 को। तो इन बड़े लंबे समय के अंतराल के बाद हमारा संविधान पूरा होता है, अंतिम बैठक हो जाता है। और ये जो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा थी, इसने ही अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया। कब से कब तक? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया। ध्यान रहे 24 जनवरी 1950 को संविधान बनकर तैयार हो गया, अंतिम बैठक पूरा संपन्न हो गया। और 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बन गया? गणतंत्र बन गया। क्या बन गया? गणतंत्र।
और उस समय से लेकर के मई 1952 तक, जब तक कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य संसद के रूप में नहीं आ गई, तब तक इन्होंने अंतरिम संसद के रूप में काम किया। कब, किसने किया? संविधान सभा ने। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं कि राष्ट्रगान के रचयिता और राष्ट्रगीत के रचयिता, साथ ही साथ इसको गाने में लगने वाला समय। आप जरूर बताएं। अगर हमारे वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर भी कोई भी त्रुटि या कहीं पर भी कंटेंट में कोई गलती दिखे तो आप ज़रूर बताइए, और हमारे YouTube चैनल साइंस वाटिका रेलवे को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ आपके सामने आते रहेंगे। प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।